शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईसीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं गौरव राठौर आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस तरीके से वो ट्रेवल करता है, उसका रे नेचर कैसा होता है और उसका वेव नेचर कैसा होता है। तो रे नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन हो गया, आपका रिफ्रैक्शन हो गया। चलिए आज वेव नेचर के बारे में, सबसे पहले हम वेव नेचर के बारे में जो थ्योरी जानते हैं वो हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी क्या थी भैया? हाइगन्स थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइगन्स थ्योरी जो शो करती है वो किसको शो करती है? वेव नेचर को। हाइगन्स थ्योरी जो शो करती है वेव नेचर या इसी पे वेव ऑप्टिक्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। हाइगन्स की थ्योरी क्या थी? हाइगन्स ने माना कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो एज अ वेव के फॉर्म में, जो लाइट ट्रेवल करती है भैया वो किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं इनके पास जो वेव्स होंगी इनके पास एनर्जी होगी और ये क्या कर सकती है? मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। जब ये मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो अपने साथ एनर्जी लेके जाएंगी तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब ये टकराएंगी जाके तो क्या करेंगी? अपनी एनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर देंगी। जब एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हम इसको आसानी से देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मीडियम की बात की थी। हाइगन्स ने एक मीडियम माना था, हाइपोथेटिकल मीडियम। वो आपका क्या था भैया? वो ईथर था। ईथर क्या होता है? ये एक भारहीन होता है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है और ये मासलेस होता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी और ये मीडियम में सभी जगह पे आपको मिल जाएगा। तो हाइगन्स थ्योरी यही कहती है लाइट जो ट्रेवल करती है, ये हालैंड के वैज्ञानिक थे। हालैंड के वैज्ञानिक से इन्होंने 1678 ईस्वी में अपने प्रिंसिपल को दिया था कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी को कैरी करके जाती है और एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना था, उसका नाम दिया गया था ईथर। जब ये वेव्स ईथर पे टकराएंगी, टकराने के बाद हमारे आंखों की रेटिना पे पड़ेंगी जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। अब इनकी थ्योरी क्या थी? इनकी थ्योरी के सिद्धांत को हम लोग पढ़ लेते हैं। इनकी थ्योरी क्या थी? उसको बोला क्या गया? हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइगन्स की सेकेंडरी थ्योरी क्या थी? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका पहला पॉइंट क्या होगा? हाइगन्स की जो थ्योरी थी उसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाइगन्स ने कहा कि ये सोर्स, ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका सोर्स हो गया। अब ये सोर्स चलेगा तो ये क्या करेगा? जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया था, ये वाटर हो गया, यहाँ पे ये डिस्टरबेंस पैदा करेगा तो इसकी वेव्स ऐसी कुछ होंगी। ये आपका डिस्टरबेंस हो गई, ये इस तरीके से कुछ, ये आपका क्या होगा? टॉप व्यू होगा। अगर इसका हम साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा कुछ हो, ये आपका क्या होगा? साइड व्यू होगा। यहाँ पे इसकी फेज क्या होगी? π/2 होगी। ये जो सोर्स होगा अब क्या होगा? ये वेव्स को प्रोड्यूस करेगा तो वेव्स कुछ इस फॉर्म में होंगी और जो वेव्स यहाँ पे पहुँचेंगी, जाके यहाँ पे पहुँचेंगी, वो क्या करेंगी? सेकेंडरी। ये आपका क्या था? प्राइमरी था। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? वो सेकेंडरी सोर्स का, ये सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करता है। इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। जब ये चल रही होंगी तो मीडियम में इनकी कुछ चाल होगी, कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये जिस फ्रीक्वेंसी से आगे ट्रेवल करती हैं, ये जो वेव्स होंगी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आगे भी ट्रेवल करेंगी। पहला पॉइंट इनका यही था कि सोर्स से जब वेव्स निकलती हैं तो ये क्या करती हैं? सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करती हैं और जो सेकेंडरी सोर्स होंगे वो आगे क्या है? ट्रेवल करेंगे। तो कैसे ट्रेवल करेंगे? जो फ्रीक्वेंसी इनकी यहाँ पे थी, मान लेते हैं यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो ये आगे जब ट्रेवल करेंगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भी न्यू होगी। तो यहीं पे बताया गया था आपका, ये फेज आपको बताई थी कि मैंने, ये फेज क्या थी? π/2। यहीं पे हमने उनका वेव फ्रंट बताया था कि जब लाइट वेव ट्रेवल करेंगी, अगर मीडियम में उनका सभी जगह पे, मीडियम में एक हम कोई ऐसा सरफेस खींच रहे हैं जहाँ पे प्रेजेंट सारे पार्टिकल जो हैं सेम नेचर में हैं तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। वो वेव फ्रंट क्या करता है?
उस वेव फ्रंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। यहाँ पे ये सेकेंडरी वेव्स होंगे। अगर हम यहाँ पे स्पर्श करता हुआ कोई एक टेंजेंट डालें तो ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी एक दूसरे वेव फ्रंट का निर्माण कर देगा। अब हम क्या करें, फिर इस पे स्पर्श रेखा खींचें तो एक ये क्या करेगा, फिर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना देगा। ये आपका क्या, इस तरीके से वेव ट्रेवल करेगी। और मैंने बताया था आपका सोर्स अगर पॉइंट सोर्स है तो आपका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अगर आपका लाइन है तो आपका कैसा होगा, अगर हमारा पॉइंट सोर्स लाइन पॉइंट सोर्स है, अगर हमारा वो लाइन पॉइंट सोर्स है, अगर वो हमारा लाइन पॉइंट सोर्स है तो आपका वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और सोर्स से दूर जाने पर, सोर्स से अगर हम दूर जा रहे हैं, सोर्स से अगर हम दूर जा रहे हैं तो हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। यहाँ पे मैंने एक आर्क, इस तरीके से ये वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये इस तरीके से लाइट ट्रेवल करेगी। तो हम इसके सामने का पार्ट सिर्फ लेते हैं क्योंकि इसके पीछे क्या होगा, डार्क होगा। तो ये जब ट्रेवल करेगी आगे मीडियम में यहाँ पे पहुँचेगी जाके, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, ये जो आपका फ्रंट होगा, वेव फ्रंट, वो कैसा होगा, प्लेन होगा। वो कैसा होगा, आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये आपका क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो आपने पढ़ लिया वेव फ्रंट कितने टाइप्स का हुआ, 3 टाइप्स का, स्फेरिकल और आपका सिलेंड्रिकल, और आपका क्या हो गया, थर्ड टाइप आपका क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट हो गया। इतना समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस थ्योरी की सबसे बड़ी सफलता क्या थी, हाइगन्स की जो वेवलेट थ्योरी थी, इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, हाइगन्स ने जो थ्योरी दी इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी। इसकी सफलता के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या थ्योरी, इसकी क्या विशेषताएं थी। तो जो ये थ्योरी थी इसकी क्या विशेषता थी, इसकी सबसे बड़ी, सबसे पहली इसका जो अचीवमेंट था, इसके द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस थ्योरी के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की व्याख्या की गई। बहुत ही आसानी से उसको समझाया जा सका कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सेकंड इसका पॉइंट क्या था, इस नियम के द्वारा, ये जो आपका थर्ड पॉइंट की बात करें, इसी नियम से आपका जो इंटरफेरेंस था और आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस फिनोमेना को बहुत आसानी से समझाया जा सका कि इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है और डिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये क्या थी, इसके अचीवमेंट थे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी कि सिद्धांत ने क्या क्या हमारे लिए राह खोजे। सबसे पहला इस नियम के द्वारा हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बताया, और क्या बताया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सके। अब इस थ्योरी के फेल्योर होने के क्या रीजन थे, ये थ्योरी फेल क्यों हो गई, तो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि वेव्स हमारे पास 2 तरीके की होती हैं। ये थ्योरी फेल क्यों हो गई, क्योंकि इस थ्योरी में जो वेव्स माना गया था, वो वेव्स हाइगन्स ने जो माना था, वो माना था कि ये कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, अगर ये क्या हो गई, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो हाइगन्स ने लाइट वेव को जो माना था, वो क्या माना था, उनका जो नेचर था वो ये माना गया था कि उनका नेचर कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। अगर उनके नेचर को हम लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हैं तो हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट फिनोमेना को डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए लाइट के नेचर को ट्रांसवर्स होना बहुत जरूरी है। लाइट कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स होनी चाहिए। लाइट का ट्रांसवर्स होना बहुत जरूरी है। तो इसके फेल होने का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही हुई कि इस
प्रिंसिपल के द्वारा जो लाइट वेव्स को माना गया था वो माना गया था, वो क्या माना गया था, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की व्याख्या तो की गई, लेकिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट की व्याख्या नहीं की जा सकी। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या था, इस टॉपिक को हम लोग थर्ड यूनिट जो आपकी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वहां पे डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, लाइट को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से पास करते हैं तो लाइट में दो तरीके की रेज होती हैं, ई रे और ओ रे के बारे में आपने सुना होगा। ई रे का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओ रे आपकी जो होती है ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे क्या होता है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज है उनका फॉलो करती है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज का फॉलो नहीं करती है। तो जब वो टूरमैलिन क्रिस्टल से पास होती है तो उन दोनों रेज में से एक रे क्या होती है, उस टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और सिर्फ आपको एक रे मिलती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इतना क्लियर हो गया होगा। और सेकेंड पॉइंट इसके फेल्योर होने का, सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट इसके फेल होने का क्या था, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे आप लोग पढ़ोगे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो था, वहां पे ईथर जो यहाँ पे मीडियम माना गया था उसकी उपस्थिति को सही नहीं माना गया। जो हाइपोथेटिकल मीडियम माना था वहां पे माइकलसन मोर्ले एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि ईथर का प्रेजेंस सभी जगह पे सही नहीं है। तो पहला रीजन ये हुआ कि ये पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं कर पाया, और दूसरा रीजन ये हुआ कि ईथर सभी जगह पे उसका प्रेजेंस सही नहीं है। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, इस नियम, ये जो थ्योरी थी ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आसानी से ये नहीं बता पाया। तो ये थे हाइगन्स की थ्योरी के फेल होने के रीजंस। जो कल की क्लास थी उसके आगे से आज कंटिन्यू किया गया। हाइगन्स की प्रिंसिपल की थ्योरी को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे की क्लास में हाइगन्स थ्योरी के द्वारा आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन को कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे बताएंगे और रिफ्रैक्शन को कैसे बताएंगे। इस थ्योरी के द्वारा इन दोनों को बहुत ही आसानी से डिफाइन किया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो आपका होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आज वेव्स सुपरपोजिशन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वेव सुपरपोजिशन। वेव्स सुपरपोजिशन, वेव्स का सुपरपोजिशन क्या होता है, वेव्स कैसे सुपरइम्पोज होती हैं, अर्थात अगर हम इंटरफ्रेंस इवेंट को समझना चाहते हैं तो वेव्स के सुपरपोजिशन को समझना बहुत ही जरूरी है। वेव्स का सुपरपोजिशन क्या होता है, वेव्स का सुपरपोजिशन क्या होता है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक सोर्स है, इस सोर्स को हमने नाम दे दिया S1, इसको हमने नाम क्या दे दिया भैया, S1 दे दिया। अब ये हमारा क्या है, सोर्स है। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होगा, इस तरीके से ट्रेवल करेगा। अब यहाँ से वेव्स चलेंगी तो वो कुछ इस फॉर्म में चल रही होंगी और वो यहाँ जाके हिट करेंगी, यहाँ पे जाके क्या करेंगी, वो हिट करेंगी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे। ये पहला सोर्स S1 था। अगर हम दूसरा सोर्स मान लेते हैं, ये आपका सोर्स क्या हो गया, S2 हो गया, एक दूसरा सोर्स S2 हो गया। यहाँ से वेव कुछ इस फॉर्म में चल रही हैं, यहाँ से वेव्स कुछ इस फॉर्म में चल रही हैं, तो यहाँ से भी वेव चलेंगी और वो जाके क्या करेंगी, वो भी जाके यहाँ पे हिट करेंगी। इसको जब हिट करेंगी तो हम हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हों। तो सबसे पहली जो रेज हुई वो क्या हुई, आपकी S1 सोर्स से निकली और यहाँ पे जाके हिट किया, वो बाउंड्री को हिट कर रही है। या इसको हम स्क्रीन ही बना दें, यहाँ पे हमने इसको स्क्रीन बना दिया। ये क्या करेगी, यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करेगी, अर्थात अपनी एनर्जी को यहाँ पे दे रही होगी, जिसकी हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख रहे होंगे। दूसरी जो रेज है वो भी जाके यहाँ पे हिट कर रही है, वो भी क्या होगी, उसके द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे। अब
अब जब ये वेव यहाँ पे चल के यहाँ पहुंची, दूसरी वेव भी यहाँ चली, ठीक है। अगर हम पहले सोर्स को बंद कर दें, मान लेते हैं एक हमारे पास ये पहला लाइट सोर्स हो गया, पहला बल्ब हो गया, इसको मैंने जलाया और यहाँ पे हमको लाइट मिली। अब हमने इसको बंद कर दिया और ये लाइट यहाँ पे पहुंची जाके। अगर हम दोनों सोर्स को एक साथ जला रहे हैं, जब दोनों सोर्स एक साथ जलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उनका रिजल्टेंट मिलेगा। यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, यहाँ पे जो अब डिस्टर्बेंस मिलेगा बोथ सोर्स S1 और S2 के द्वारा, वो आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहलाएगा। किसका रिजल्टेंट कहलाएगा, इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट कहलाएगा। अगर हम इस पहली रे को y1 मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये जब दीवार पे पहुंचेगी उसको हीट करेगी तो यहाँ पे वो y1 डिस्टर्बेंस पैदा कर रही होगी। दूसरी जो रे है वो जब पहुंचेगी तो वो कितना डिस्टर्बेंस पैदा कर रही होगी, y2 डिस्टर्बेंस पैदा कर रही होगी। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टर्बेंस देगा, y1 प्लस y2। यही क्या कहलाता है, इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट कहलाता है। अब यहां से जो वेव चलेंगी उनका क्या होगा, एक अपना एम्पलीट्यूड होगा, एक अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा इंटरफ्रेंस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो अर्थात कहा जाए तो आप क्या कह सकते हो कि रिजल्टेंट वेव्स फॉर्म्स ड्यू टू सुपरपोजिशन। जो रिजल्टेंट वेव्स का जो रिजल्टेंट होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, सुपरपोजिशन के द्वारा। अर्थात वेव्स का जो रिजल्टेंट मिला वो आपको किसके द्वारा मिला है, किसके द्वारा मिला है, वो सुपरपोजिशन के द्वारा मिला हुआ है। और वो कहलाता क्या है, जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर सम है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है। हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक कमरे में है, दो बल्ब लगे हुए, हम पहले बल्ब को जलाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये मान लेते हैं बल्ब है और ये दीवार है। हमने क्या किया, इस बल्ब को जलाया और ये लाइट यहाँ पे पहुँची जाके हम इस सोर्स को आसानी से, यहाँ से जाएगी हमारी आंखों की रेटिना पे पड़ेगी, हम उसको आसानी से देख पा रहे हैं। हमने एक दूसरा सोर्स, उसी कमरे में दूसरा बल्ब लगा हुआ था, हमने इस वाले को बंद कर दिया, पहले वाले को, दूसरे वाले को जलाया। जब दूसरे वाले को जलाया वो गया, हम फिर भी उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों सोर्स को एक साथ जला दिया। जब दोनों सोर्स को एक साथ जलाएंगे तो क्या होगा, पहले भी हम एक एक करके भी उस सोर्स को देख पा रहे थे, लेकिन जब दोनों एक साथ सोर्स जलाए गए, जब दोनों एक साथ लाइट को दे रहे हैं, उस कंडीशन में जो हम देख रहे होंगे वो किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे वो किसके द्वारा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके द्वारा ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए और आगे अगला एग्जांपल समझते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और अच्छे से समझते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, और अच्छे से इसको समझिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेव्स है, वो वेव्स क्या है, ये आपके पास सोर्स हो गया, इस सोर्स को हमने नाम दे दिया S1। यहाँ से वेव्स चल रही है, वो इस फॉर्म में चल रही है। ये आपकी क्या हो गई, स्क्रीन, वो जाके स्क्रीन को यहाँ पे हिट किया। एक दूसरी वेव्स ले लेते हैं, एक दूसरी वेव्स ले लेते हैं, एक दूसरी वेव सोर्स आपने S2 ले लिया। अब वो कुछ इस फॉर्म में चल रही है, यहाँ पे जाके हिट कर रही है। एक तीसरी फॉर्म ले लेते हैं, वो जाके यहाँ पे हिट कर रही है। आपके पास तीन दिए गए हैं, एक S1, S2 और S3, तीन प्रकार के सोर्सेज दिए गए हैं। पहला सोर्स क्या है आपका, S1 है, दूसरा सोर्स क्या है, S2, और तीसरा सोर्स क्या है, S3 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम पहले केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, क्रेस्ट बोलते हैं। ये आपका क्या है, क्रेस्ट है। ये भी आपका क्या है, क्रेस्ट है। ये भी आपका क्या है, क्रेस्ट है। तो ये आपके क्या है, सारे क्रेस्ट हैं। यहाँ पे जो वेव्स का प्रोपोगेशन है वो प्रोपोगेशन कैसा है,
यहाँ पे वेव्स का जो प्रोपोगेशन है वो कैसा प्रोपोगेशन है, कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन है। और ये यहाँ पे जब जाएंगे ये क्रस्ट, यहाँ पे देखें तो ये क्रस्ट आपका हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, अर्थात इनके बीच की जो गैपिंग है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सस्टेन्ड। कंटिन्यूअस के लिए सबसे अच्छा आपके पास जो बेस्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं सस्टेन्ड। क्या बोल सकते हैं उसको, सस्टेन्ड सोर्स। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ेगा वो लाइट, यहाँ पे जो स्पॉट होगा वो यहाँ पे लाइट आपकी पहुँच रही होगी। लेकिन सेकंड केस में कहा जाए ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये भी आपका सोर्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी प्रकार की लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये डार्क होगा, लेकिन ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस बोले या इसको सस्टेन्ड भी बोल सकते हैं। सस्टेन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे आए तो इनकी गैपिंग, यहाँ पे गैपिंग, ये इनका एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्डर है उनका सभी जगह पे सेम है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस या सस्टेन्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कहीं पे वेव्स क्या है उनकी, अगर हम बात बोलें इनका ये क्या है, एम्पलीट्यूड इनका क्या हो रहा है, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड इनका क्या है, जीरो एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो, नियर अबाउट वो जीरो एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड कहीं पे इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पे जो आपको वेव मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, लाइट जो मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, मिक्स्ड फॉर्म में मिलेगी। मिक्स्ड फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरमीडिएट। मिक्स फॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट। मिक्स फॉर्म को क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे जो वेव्स थी ये कैसी वेव्स है, इस वेव्स को हम बोल सकते हैं सिंपल वेव। इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपल वेव। या इसी को नाम दूसरा देना चाहें तो ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसको हम कॉन्टिन्यूअस वेव भी बोल सकते हैं, या हम और फॉर्म इसका बताना चाहें तो ये प्रोपोगेट हो रही है, इसको हम प्रोग्रेसिव वेव्स भी बोल सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, सिंपल वेव है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है, इस वेव्स की इक्वेशन हो गई। जो हमने सस्टेन्ड वेव, कॉन्टिन्यूअस वेव, प्रोग्रेसिव वेव या सिंपल वेव्स, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो इस फॉर्म में होगी। या तो वो साइन के फॉर्म में होगी, या तो वो किस फॉर्म में होगी, कॉस के फॉर्म में होगी। अर्थात वहां पे साइन या कॉस का जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, सिंगल फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो वो भी वेव क्या है, इसी फॉर्म में होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हो तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये वेव्स कैसी वेव्स है, कॉम्प्लेक्स है, जो इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स वेव बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो हम इसकी इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स टू प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा 3t। इस तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमको लाइट डार्क मिल रही, कहाँ पे ब्राइट मिल रही है और कहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में मिल रही है। तो इस को बहुत आसानी से हम लोग समझ गए होंगे कि किस केस में लाइट हमें मिल रही होगी। एम्पलीट्यूड के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, सभी जगह पे सेम है, तो आपको क्या मिलेगी, लाइट मिल रही होगी। लेकिन वहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे जीरो है, वहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, एम्पलीट्यूड जीरो कहें या एम्पलीट्यूड मिनिमम कहें, उस केस में आपका जो स्पॉट होगा वो क्या होगा, डार्क होगा। अगर हमारा वेव जो है उसकी एम्पलीट्यूड बदल रहा है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन हो गई। इसकी पोजीशन से जितना मैक्सिमम ये डिस्प्लेस्ड होगी, अपनी मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल एक और जितना डिस्प्लेस्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड।
तो एम्पलीट्यूड जब अगर कॉन्टिन्यूअस है, सभी जगह पे बराबर है, तो आपको जो वहां पे मिलेगा स्पॉट होगा ब्राइट होगा। अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है या जीरो है, उस कंडीशन में आपका जो स्पॉट होगा वो डार्क होगा। अगर वेव हमारी कॉम्प्लेक्स है तो आपको जो सोर्स मिलेगा वो इंटरमीडिएट होगा। वो आपका कैसा होगा, जो आपका दीवार पे स्पॉट होगा वो क्या होगा, कहीं पे डार्क होगा और कहीं पे क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इस थ्योरी को और आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हाइगेंस ने बताया था कि जो हमारा सोर्स होगा, जब सोर्स होगा, इस केस में आप ये समझ गए उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। और सबसे जरूरी इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कोहेरेंट। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोहेरेंट, कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट लाइट सोर्स। कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे कोहेरेंट लाइट सोर्स के 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास। पहला पॉइंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और दूसरा आपका फेज डिफरेंस कह लो, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, और थर्ड पॉइंट आप याद रखिएगा एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस। अगर हमारे पास कोई 2 सोर्स हैं, वो सोर्स कैसे हैं, पहला सोर्स हो गया, ये आपकी हो गई स्क्रीन, यहाँ से लाइट चली, यहाँ पे हिट की जाके, तो इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा इसका, इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और कुछ इसमें क्या होगा, एक दूसरी वेव्स हम ले लेते हैं, ये दूसरी वेव्स हो गई, ये भी जाके इसको क्या कर रही होगी, हिट कर रही होगी, तो इसका भी अपना कुछ फेज होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो जब उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ उसका एम्पलीट्यूड होगा, और उसके पास क्या है, और उसके पास क्या है, फेज डिफरेंस है। तो कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं, इफ 2 लाइट वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इफ 2 light sources have same frequency, same amplitude and constant phase difference। अगर हमारे पास कोई 2 सोर्स हैं, वो सोर्स कैसे हैं, उनका एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी और उन दोनों के बीच जो फेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप उस सोर्स को क्या बोल सकते हो कि वो सोर्स क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। वो सोर्स क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। या आप दूसरी तरीके से इसको दिखा सकते हो, हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास एक सोर्स हो गया, वो सोर्स क्या है, S1 है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वेव्स हो गई, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, इस तरीके से ये चल रही है, ऐसे चल रही है। ये किसको दिखाएगा, ये डायरेक्शन किसको दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा। एक दूसरी कोई वेव्स हो गई, एक दूसरी वेव, दूसरा सोर्स हो गया, वो S2 हो गया। अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, सॉरी, वो इस तरीके से चलना स्टार्ट करता है, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसकी फेज कितनी है, यहाँ पे इसकी फेज की बात करें तो इसका फेज कितना होगा, π/2, और यहाँ पे इसका फेज क्या होगा, 0 होगा। हमने यहाँ पे देखा इसका फेज कितना है, π/2 है, इसका फेज कितना है, 0 है। 1 किलोमीटर दूरी पे हम जा रहे हैं, हमने भी वहाँ पे देखा उसका फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे उसका फेज डिफरेंस देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे पाई है, यहाँ पे उसका कितना है, पाई है, इसका कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यानी जब हम पहुँच रहे हैं, अब जब वेव प्रोपोगेट कर रही है, आगे जब प्रोपोगेट करेगी तो हमको प्रत्येक पॉइंट पे उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो वो सोर्स क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। तो कोहेरेंट किसी भी सोर्स के या किसी भी वेव्स के कोहेरेंट होने की क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन कि उसका एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए, दोनों वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए,
और दूसरी कंडीशन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और तीसरा कंडीशन या तो उनके बीच जो फेज डिफरेंस है, जो उन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। अगर वो इन कंडीशन का फॉलो करता है तभी वो क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा, नहीं तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई टू सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, कोई दो सोर्स हैं या कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते हैं। अब वो कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते हैं तो आपको इसको समझना होगा। मान लेते हैं, क्योंकि आपने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लाइट अपने अंदर से क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रॉनों को इमिट करता है। लाइट अपने अंदर से क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रॉनों को इमिट करता है, सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनों को इमिट कैसे करेगा, उसकी पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती हैं। हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया, ये उसकी क्या हो गई, वेव्स हो गई, ये क्या हो गई, वेव्स हो गई, ये इसकी वेव्स होंगी। बहुत ही आसानी से समझिएगा इस टॉपिक को। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये आपकी क्या है, ऑर्बिट्स हैं, या इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड भी बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड बोल सकते हैं। ये क्या है, पहली स्टेट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, इन्हीं स्टेट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट में कितने होते हैं, 2 हो गए, सेकंड में कितने हो गए, 8 होते हैं। इस तरीके से इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनको अगर बाहर निकालना है, अगर एनर्जी का फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अभी तो ये क्या कर रहे होंगे, अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इनकी ऑर्बिट को बदलना है, तो हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने क्या किया, बाहर से इनको कुछ एनर्जी दी। इनको जब एनर्जी दी, हमने क्या दिया, इनको एनर्जी दी। जब एनर्जी मिलेगी ये जाके किसको हिट करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी। जब इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो इसकी ऑर्बिट बदल जाएगी और ये आ जाएगा, इस ऑर्बिट में आ जाएगा। अब वो इस ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो इस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। ये क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। और ये स्टेट क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो वहीं पे नहीं रहेगा, वो कितना टाइम तक वहां रुकता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक वो रुकता है। उसके बाद वो क्या होता है, रिपीट होता है।